ओके, तो यूनिट 9 में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको में डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये 2 क्लास में होगा। आज अभी क्लास लेंगे और इवनिंग टाइम पे भी एक क्लास रहेगा। सो क्योंकि यूनिट 9 थोड़ा लेंदी है, सो वी कैन कवर इन 2 पार्ट। एक इवनिंग में वही टाइम रहता है जो 9 PM, उसमें आप लोग ज्वाइन करना। सो सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्थ, यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट 9 में, स्पेशली फ्रॉम द स्टार्टिंग चैप्टर, दैट इज द डिसऑर्डर, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। इनको समझते हैं, उसके बाद फिर फर्दर आगे देखेंगे। हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ का यहाँ WHO के द्वारा डेफिनेशन दिया गया। हेल्थ इज द लाइक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब यहाँ पर ये है, आगे फर्दर आगे लिखा हुआ है कि दैट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ है इसको हमको एज ए होलिस्टिक कंसेप्ट देखना होगा। ओके, फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें, फिजिकली फिट होना चाहिए इंडिविजुअल्स, ओके, बिना किसी कोई डिजीज़ ना हो। मेंटल अवस्था का मतलब यहाँ पर है कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली और कॉग्निटिव वेलबींग होने चाहिए। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कोई व्यक्ति में किसी प्रकार का डिजीज़ ना हो या कोई इन्फर्मिटी ना हो, कोई कमजोरी ना हो, वीकनेस ना हो। हेल्थ का मतलब होता है कि ओवरऑल वी हैव टू लुक एट द फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। ओके, सोशल का मतलब है कि अ पर्सन कैन मेक अ गुड रिलेशन, दैट कैन इंटरेक्ट प्रॉपरली, सोशल इंटरेक्शन अच्छा हो उसका, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता हो। ओके, जो भी समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, उसको चैलेंज, उसको कोप अप करना आता हो। तो सभी मायनों में, सभी डायमेंशंस में, दैट कैन बी फिजिकल और दैट इज मेंटल और सोशल। एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई व्यक्ति तीनों रूप में, तीनों तरीके से जो है कम्पिटेंट हो, फिजिकली, मेंटली और सोशली, तभी वो हेल्दी कहलाएगा। हेल्थ, ये दिस द डेफिनेशन गिवन बाय द WHO। ओके, सो अगर कोई व्यक्ति को कोई डिजीज़ नहीं है या कोई कमजोरी या वीकनेस नहीं है, इन्फर्मिटी नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि हेल्दी है। हेल्दी तभी कहलाएगा जब वो तीनों पैरामीटर पे खरा उतरता है, फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द WHO। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो। दिस इज आल्सो द स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है, एंड जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी स्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम्स आती है, ओके, उसको मैनेज कर सकता है, उसे कोप अप कर सकता है और एक प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल लाइफ जी सकता है। सर का वॉइस या स्क्रीनशॉट क्या बोल रहे हो? संजय कुमार, संजय कुमार का आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, मेंटली फिट का मतलब है कोई व्यक्ति अगर बेहतर तरीके से अपनी जो डेली लाइफ है उसको बेहतर तरीके से कोप अप कर सकता है, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, तो अगर वो मेंटली फिट है, दैट मीन्स वो अपनी स्टडी कर पाएगा बेहतर तरीके से। कोई व्यक्ति काम करता है तो अपना काम कर पाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति मेंटली फिट होगा वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएगा बेहतर तरीके से और कोप अप कर सकता है छोटे मोटे स्ट्रेस से, या डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर सकता है, बेहतर प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है और समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, समाज के लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए। ओके,
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। सी, यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता रहनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है। ओके, पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपना, उसके पास जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, वो जो एबिलिटी है, उसको यूज़ कर पाए बेहतर तरीके से। ओके, स्ट्रेस से कोप अप कर सके, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी लाइफ में, उसको मैनेज कर पाए बेहतर तरीके से। ओके, और एक फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क कर पाए एज ए स्टूडेंट, एज ए एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, एज ए पर्सन, एंड दैट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, फैमिली, जहाँ पर भी वो रहता है। ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। नेक्स्ट टर्म है दैट इज द मेंटल इल हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है? मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ, हिंदी में यही निकलेगा, मतलब निकलेगा इल हेल्थ। इल हेल्थ का मतलब है कि जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि व्यक्ति के कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करती है या इंटरफेयर करती है। ओके, अब कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब हुआ कि जैसे कि सोचना, समझना, है ना, लर्न करना, मेमोराइज करना, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी न किसी रूप में अफेक्ट करेंगी व्यक्ति के कॉग्निटिव एबिलिटी को, उसकी सोशल एबिलिटीज़ को। सोशल एबिलिटी का मतलब होता है कि सोशल इंटरेक्शन कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना इफेक्टिवली, रिलेशन मेंटेन कर पाना लोगों के साथ, एंड आल्सो इमोशनल वेलबींग। इमोशनल एबिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना, एक्सपीरियंस कर पाना, मैनेज कर पाना, दैट इज़ द इमोशनल एबिलिटी। तो इन तीनों में, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल एबिलिटी में किसी रूप से अगर जो है प्रॉब्लम्स अफेक्ट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, उसको बोलते हैं मेंटली इल हेल्थ। ठीक है, और मेंटल इल हेल्थ कई प्रकार की हो सकती है, स्पेशली दो टाइप होते हैं इसके। एक तो होता है आपका कॉमन टाइप, और एक होता है सीवियर टाइप। ओके, कॉमन टाइप का मतलब होता है कि ये जो है, कॉमन टाइप मतलब होता है कि इन जनरली जो पॉपुलेशन है सभी में, ये आपका 90% लोगों में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, इसको हम कॉमन टाइप में बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये जनरली लोगों में सभी में थोड़ा बहुत समय के लिए रहता है। सीवियर टाइप का मतलब होता है जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा होता है इन सभी डिसऑर्डर से या इल हेल्थ से, वो आपका इस कैटेगरी में आएगा, दैट इज द सीवियर टाइप। क्लियर? कॉमन टाइप में जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया भी है, ये आपके कॉमन टाइप होती है, ये ज़्यादातर लोगों में देखा जा सकता है। एंड द सेकंड इज द सीवियर टाइप, इसमें आपका आ जाएगा सिजिफेरेनिया, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, और बाकी के जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलिए। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। दीज आर द डिसऑर्डर विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन द जनरल पॉपुलेशन when we compare with the other mental disorder. ओके, तो इसको बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। पहला है इसमें डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या आपका एक मूड डिसऑर्डर है। क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के? लगातार परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखी रहना, या चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा अगर होता है तो व्यक्ति के जो है उसकी
जो उसकी जो फीलिंग है या उसकी थिंकिंग पैटर्न है उसमें बदलाव आता है, उसका बिहेवियर बदलता है। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं अगर व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। ओके, तो लगातार अगर इस प्रकार की फीलिंग रहती है, दुखित रहता है कोई व्यक्ति, या लगातार जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, तो उसके इमोशन बोल सकते हैं कि फिजिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाट आर द सिम्टम्स? क्लास होगा शायद, आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। एक तो मैंने बता दिया, सैडनेस, एंजाइटी भी हो सकती है, गिल्ट की भावना होती है तब भी अब डिप्रेशन होता है व्यक्ति को, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, भूख न लगना या एपेटाइट में चेंज आना, एनर्जी, लेस एनर्जी फील, लो एनर्जी होना, और कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, या इस प्रकार के सुसाइडल थॉट्स आते हैं, दैट थॉट्स आते हैं, इस प्रकार के विचार दिमाग में चलते रहते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ओके, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट? ओके, हम लोग डिप्रेशन डिस्कस कर रहे थे। डिप्रेशन एक आपका मूड डिसऑर्डर है। ओके, दैट अफेक्ट योर फीलिंग्स, योर थॉट प्रोसेस और योर बिहेवियर, और कई प्रकार की आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं व्यक्ति में, या इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे एम्प्टीनेस, सैडनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, गिल्ट की भावना रहती है व्यक्ति के अंदर, चीज़ कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही लो एनर्जी फील होती है। तो ये कुछ, या फिर बहुत ही सुसाइडल थॉट्स आना, या ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब होती है तो डेथ थॉट्स या सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये कुछ आपके सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट थेरेपी, आपका साइकोथेरेपी है, CBT है, दैट कैन बी यूजफुल इन डिप्रेशन, मेडिकेशन है। ओके, सर, हाँ जी बोलिए। सर जो डीबीटी थेरेपी होती है ना, हम्म। वो थोड़ा आप बता हाँ, दीजिए उसमें। DBT थेरेपी इसी में यूज़ हो सकती है। बेसिकली वो यूज़ होती है जब बहुत ज़्यादा इंटेंस मतलब फियर होता है, या ऐसी जो मैंने बताया, थॉट ऑफ डेथ और थॉट ऑफ सुसाइडल, इस प्रकार के थॉट आते हैं, तो वहाँ पर DBT यूज होती है। तो अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उस केसेस में DBT यूज करते हैं। ओके, क्योंकि डिप्रेशन तो आपका कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, दैट कैन बी लाइक बहुत सारे लोगों को हो सकता है कुछ समय के लिए, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, लंबे समय तक डिप्रेशन है, और इस प्रकार के बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस प्रकार के, तो उस केसेस में DBT यूज करते हैं। ओके सर। हम्म। नेक्स्ट है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर आपका मेंटल डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक्सेसिव और लगातार परसिस्टेंट फियर हो, डर लगे, चिंता हो, तो हमारा वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। तो जब किसी व्यक्ति को लगातार बहुत ही लंबे समय तक, या मतलब परसिस्टेंस और एक्सेसिव फियर हो, डर हो, या चिंता हो, तो उस केस में उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है बताइए। ऐसे केस, रेस्टलेसनेस। हाँ ठीक है, ऐसे केस में आपका जैसे कि नींद कम आती है ना, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अब आदमी चिंता करेगा बहुत, लगातार फियर होगा तो नींद कम आएगी, और इरिटेबिलिटी, ध्यान न लगा पाना, कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है ना, अचानक से दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाते हैं।
बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। ये सभी कुछ आपके और भी कई हो सकते हैं। दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। और एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप भी होते हैं। एक होता है आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं GAD। ठीक है। एक होता है आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर है। ये भी आपका एंजाइटी डिसऑर्डर में आएगा। और आपका फोबिक डिसऑर्डर है, ये भी आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आएंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं सभी को। पहला है आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, जैसे यहाँ नाम से लिखकर समझ में आ रहा होगा, जनरलाइज का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जो है चिंता नहीं होती है। जनरलाइज का मतलब हो गया कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक जिसको लेकर के व्यक्ति चिंता करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ है, हेल्थ को लेकर के चिंता करना, फैमिली को लेकर के चिंता करना, ठीक है, फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना, पैसे को लेकर के। ओके, कोई काम काज करता है, कोई वर्क करता है तो वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करना। तो जीवन में जो भी छोटे मोटे इवेंट घट रहे होते हैं, माइनर इवेंट, उन सब को लेकर के व्यक्ति अगर चिंता करता है तो जनरलाइज एंजाइटी में आता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी डायमेंशन या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचता नहीं है। वो कोई भी जो भी चल रहा होता है जीवन में, हर एक चीज़ को लेकर के वो सोचता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, दूसरा है आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति को सोशल सिचुएशन से डर लगता है। ओके, जिसको बोल सकते हैं फियर ऑफ और इंटेंस फियर ऑफ, ज़्यादा अगर डर लगता है, इंटेंस फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, सोशल इंटरेक्शन, किसी जगह पे जाने से डर लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करने में डर लगता है। तो उससे क्या होता है, लोग जो है अवॉइड करते हैं वहाँ जाने से, उस प्लेस पर उन लोगों से इंटरेक्ट करने में। डिस्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे पब्लिक प्लेस पर जाने से डर लगना, या लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करने में डर लगना, या पब्लिक स्पीकिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है या डर लगता है, सोशल इंटरेक्शन करने में डर लगता है, या ऐसा लगता है कि कहीं एक जिसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव थॉट, कि डर लगता है कि शायद लोग जज करते हैं या क्रिटिसाइज कर देंगे या ह्यूमिलिएट करेंगे। ये इस प्रकार का फियर भी व्यक्ति के अंदर रहता है। इसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सडन, अचानक से इंटेंस अगर फियर होता है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। कोई चीज़ अचानक घट जाती है ना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग, कोई अचानक से चीज़ हो जाना, सडन कोई भी इस प्रकार का फियर, या फियर बोल सकते हैं, डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वो कहलाता है पैनिक अटैक। या कुछ भी समथिंग जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से हो जाए, घट जाए, तो उसको अनएक्सपेक्टेड फियर बोल सकते हैं, अटैक बोल सकते हैं। क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? बोलिए। रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग होना, ओके, या फिर सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, शॉर्टनेस इन दी ब्रीदिंग करना, या और क्या हो सकता है? फियर, मूड भी खराब हो जाता है। हाँ ठीक है। और फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और यस। डाइंग सम, इस प्रकार का कुछ भी ऐसा जो भी इंटेंस फियर क्रिएट करता है व्यक्ति में अचानक से, सडन। और
वो कुछ समय के लिए रहता है, दैट कैन बी ऑफ विद इन मिनट, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए। तो पैनिक इस प्रकार का व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का डिसऑर्डर अगर है तो लगातार वो ऐसा फेस करता है। अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आने लगता है किसी भी टाइम पे, और किसी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसको फियर रहता है, इंटेंस फियर रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, वो आपका आएगा पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट है आपका फोबिक डिसऑर्डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिक डिसऑर्डर और फोबिया। फोबिया का मतलब होता है कि इरेशनल, ये हाँ बोलिए बोलिए। सर फोबिया मतलब डर होता है, जैसे पानी से डर लगना। वो भी मतलब सर हम ऐसे बोल सकते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज से हमको डर लगता है। ठीक है, देखिए एक किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज़ से डर लगना, ठीक है, किसी एक्टिविटी करने से कोई उसको डर लगना, या कोई सिचुएशन है ऐसी है वहाँ से डर लगना। तो जो फियर होता है, जो कि इरेशनल फियर है, जो कि काइंड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी एक्टिविटी करने से होता है, किसी सिचुएशन से होता है, तो उसको बोलते हैं फोबिया। एक इरेशनल फियर, ऐसा फियर जिसका कोई मतलब एविडेंस नहीं, सही है गलत है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो एक फियर है, ठीक है, उसको बोलते हैं फोबिया। तो कोई भी हम अगर कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं और अगर उसको हमको याद आता है कुछ पुराना, तो वो कहीं ना कहीं फोबिया की कंसिडर हम कर सकते हैं। तो इरेशनल फियर, ओके। तो जब इरेशनल फियर होता है तो हम कोशिश करते हैं अवॉइड करने का, उन सभी जगह को या ऑब्जेक्ट को या एक्टिविटी को या उस सिचुएशन को। सो वी आई विल ट्राई टू लाइक अवॉइड दैट सिचुएशन, ओके। एक जैसे फॉर एग्जांपल एगोराफोबिया, इसका मतलब क्या होता है? सर सोशल इंटरेक्शन। एक एक करके बोलिए। सर इसमें ना इंसान एक रूम में ही रहता है, मतलब वो घर से बाहर निकलने में हिचकिचाता है, तो ये चीज़ आती है इसमें। ओके, तो बेसिकली एक फियर होता है, एक डर होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को अवॉइड करता है किसी जगह पे जाने से, या कोई सिचुएशन में जो है अपने आप को अवॉइड करता है वहाँ जाने से, ठीक है, और उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। और दे पर्सन ट्राई टू लाइक सिट इन द हाउस, घर में रहना वो पसंद करता है कम्प्लीटली, जिसको बोलते हैं हाउस, कम्प्लीटली हाउस बाउंड हो जाना। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, सीवियर स्टेज आ गई है, तो व्यक्ति फिर बाहर निकलना ही पसंद नहीं करता, वो घर के अंदर ही रहना चाहता है, ठीक है, दैट इज़ एगोराफोबिया। दूसरा है सोशल फोबिया। जो मैंने अभी बताया था एंजाइटी में, सोशल फोबिया का मतलब होता है कि व्यक्ति जब जो है किसी पब्लिक प्लेस पर जाने से डर लगता है, किसी दूसरी प्लेस में जाने से डरता है। हाँ, लगातार बहुत ही इरेशनल फियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस प्रकार की फीलिंग होती है डर की। सो पीपल ट्राई टू अवॉइड सिचुएशंस, ओके, जहाँ उनको ऐसा लगता है, उन सभी सिचुएशन जहाँ लगता है उनको शायद वो ह्यूमिलिएट होंगे, ठीक है, या एम्बेरसमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार का जो डर होता है, फियर होता है, वो सोशल फोबिया में आता है, उनको डर लगता है। तो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द ऑल द इंट्रक्शन जो है, सभी प्रकार के इंट्रक्शन से लोगों को एक फोबिया होता है। तो एक होता है नॉन जनरलाइज्ड, कि जैसे कि अब पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना, तो ये एक प्रकार का हो गया, ठीक है, स्टेज पे परफॉर्म करने से डर लगना, ये एक प्रकार का हो गया। तो ये नॉन जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड मतलब सभी प्रकार के इंट्रक्शन से मोस्ट ऑफ द जो है एक फियर होता है, दैट इज़ द सोशल फोबिया। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब जैसे किसी खास चीज़ से, किसी खास एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगना, एल्गोफोबिया, बिल्ली से डर। बिल्ली से, वो तो आपका होता है
बिल्ली वाला एल्यूरोफोबिया, दैट इज अ फियर ऑफ कैट। एंड एल्गोफोबिया होता है फियर। पेन होता है सर, हाँ। fear of pain। से डर। हम्म। और एरिथ्रोफोबिया, फियर ऑफ fear of red color। रेड कलर। ऐसे और प्रकार के हो सकते हैं। फैनफोबिया, मतलब बहुत सारी चीज़ों चीज से। का डर होता है सर। तो ऐसे और भी होते होंगे, कई प्रकार के फोबिया हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? सर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में सर शारीरिक जो लक्षण होते हैं वो कई बार आते हैं, हम्म। और ये बेसिकली एक बच्चे में आते हैं, और ज्यादा मतलब बच्चों को वो नहीं करते हैं, मतलब कहने का मतलब ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं, ये बहुत क्षणिक होते हैं। ओके, और ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो फिजिकल सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ओके, अगर उसका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो इस प्रकार का कोई मेडिकल कॉज नज़र नहीं आएगा, जो कि फिजिकल सिम्टम्स जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम्स होने के बाद भी जो डे टू लाइफ की फंक्शनिंग होती है व्यक्ति की, वो उसको कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देख, किसी में भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार का सिम्टम्स या डिसऑर्डर फेस करता है। इस प्रकार के सिम्टम्स उसमें भी दिखाई देते हैं कि उनको लगता है जैसे कि कभी कभी पेन होना, है ना, चेस्ट पेन होना या हेडेक होना। तो इस प्रकार का जो इसके फिजिकल सिम्टम्स तो हैं, मतलब ये आपको आप मतलब बोल सकते हैं, एक तो पेन हो सकता है ऐसा लगता है, लेकिन अगर उसको हम देखेंगे तो उसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ दी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें दो तीन कैटेगरी है, उसको समझते हैं। एक आपका सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन का मतलब क्या है? बोलिए। सर बॉडी में पेन होना, जैसे हाथ में, सर में दर्द होना। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें भी आपके फिजिकल सिम्टम्स, मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, पेन, हेडेक, बैक पेन होना, जॉइंट पेन होना, तो वेरियस पार्ट्स इन आवर बॉडी पेन होता है। और कई प्रकार से, जैसे कि और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और क्या सिम्टम्स होंगे? ब्लोटिंग। सर हाँ जी, बोलिए। ये सच में पेन होता है कि ऐसे साइकोलॉजी हो जाता है, जो मतलब मेरे अंदर कुछ दर्द है ऐसे? देख, सच में दर्द होता है? साइकोलॉजिकली तो होता ही होता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, और पेन हो भी सकता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होता है, थोड़े समय। जैसे कि आपने देखा होगा, अब जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो उनको एक फियर रहता है, तो उनको ऑटोमेटिक कहीं पेट में दर्द होने लगता है, कहीं कुछ, और उनसे बोल दिया जाए कि नहीं जाना है स्कूल, तो 5 मिनट बाद ठीक भी हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली होता है वो। और होता है, पेन तो होता है तभी, मतलब उसको बोला गया है कि फिजिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक है, वो लंबे समय तक नहीं होते हैं। ओके, चेस्ट पेन होगा, लेकिन कुछ समय के लिए होगा, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला किसी व्यक्ति पे, इसको बोलते हैं। तो इसलिए वो साइकोलॉजिकली होता है, क्योंकि हम सोचते हैं उस तरीके से, इसलिए अब जब तक आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऑटोमेटिक वो इस प्रकार के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अब लंबे समय तक अगर एक ही प्रकार का ऐसे फिर रहेगा तो फिर ऑफकोर्स वो इम्पैक्ट करेगा। और भी सिम्टम्स होते हैं आपका, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं, या फिर और क्या हो सकते हैं, डायरिया, ये भी आपका एक केस हो सकता है, ब्लोटिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, ये सभी आपके सोमेटाइजेशन का एग्जाम्पल है।
तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसको बहुत सारी बीमारी है, इस प्रकार की इलनेस है। ओके, तो ऐसे पेशेंट जिनको इस प्रकार का बार बार ऐसा महसूस होता लगता है कि ये इसको ये प्रॉब्लम है, फिजिकली ये प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर को विजिट करता है, डॉक्टर से कंसल्ट करता है, बार बार एक डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, जिसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग करना। ठीक है, डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, और फिर उसकी जो है कोर्स, उसकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो भी इम्पेक्ट होगी। अगर बाकी इन सभी डर से जो है अगर बार बार इधर उधर फोकस करेगा, वो डॉक्टर के पास विजिट करेगा, हॉस्पिटल विजिट करेगा, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी या सीरियस इलनेस है। इसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन। इवन अगर उसको मेडिकल टेस्ट कराया जाए, कुछ नहीं निकल के आएगा, और डॉक्टर भी बताएगा कि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जो है व्यक्ति कन्विंस नहीं होगा, तो फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो इस प्रकार का साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में चलता रहता है ये सब, कि उसको बहुत सारा पेन है या बहुत सीवियर कंडीशन ख़राब होने वाली है। तो इस प्रकार से ये जो केस आपका सोमेटाइजेशन का बनता है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट होता है आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसको दूसरे नाम से जानते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, या इसको बोल दो हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है? DSM-5 में हाइपोकॉन्ड्रियासिस को इन्होंने इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर लिखा है। तो अभी हो सकता है इस टाइप से लिख के आए एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। सर इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा? किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिलेटेड? वो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन, वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ये पूछ लेंगे कि ये कौन सा है। जैसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कभी कभी वो लोग ना उसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी DSM-5 के अंदर ये नाम मेंशन किया गया है, तो हो सकता है अभी नाम ना दें, ये इससे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, सिम्टम्स वगैरह पूछ सकते हैं, अगर कुछ नए टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो। करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं किसी भी डिजीज़ की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? इसमें जो है फियर होता है, फियर ऑफ हैविंग स्पेसिफिक सीरियस इलनेस। ये थोड़ा उससे और ज़्यादा सीवियर कंडीशन, मतलब होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर उसको ना, अगर थोड़ा सा अगर पेन हो रहा है ना, तो उसको लगेगा कोई डिजीज़ हो गया उसको, या कोई जैसे कि हेडेक हो रहा है तो उसको लगेगा ब्रेन ट्यूमर हो गया शायद, मतलब बहुत ज़्यादा सोचता है स्पेसिफिक इलनेस को लेकर के, उसको लगता है बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअल उसके जो सिम्टम्स बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन उसको जो एंजाइटी होगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके लिए बार बार डॉक्टर को विजिट करेगा। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा अगर कुछ सलाह दी जाएगी तो वो सुनेगा नहीं उसको, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जब हाई हेल्थ एंजाइटी क्रिएट होती है, वो आपका इस केस में आता है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, जैसे कि फियर ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीज़ और बाकी सीरियस इलनेस, तो ये आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर है? सर जब ये सीवियर हो जाता है तब मतलब कैंसर वाली स्टेज आती है ऐसा? नहीं, कैंसर होता नहीं है, उसको ऐसा लगता है, उसको महसूस होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेसिव वरी, चिंता करना, अच्छा। कि छोटी छोटी अगर उसको जैसे हेडेक है ना, तो उस हेडेक किसी को अगर होता है तो उसको लगता है ठीक है हो जाएगा, दवा खा लेता है। लेकिन अगर किसी को अगर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसको लगेगा कि इसको हेडेक है, हो सकता है इसको शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऐसा हो सकता है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। जबकि अब हेडेक के लिए क्या ही बोल सकते हैं, हेडेक हो सकता है किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो वो उसको लेकर के उसको लगेगा शायद पेट के अंदर कुछ कोई बड़ी बीमारी होगी, पथरी हो गई इस प्रकार से, या और कुछ हो सकता है, मतलब छोटी बीमारी को वो बड़े इस रूप में देखता है। ठीक है, और फिर वो डॉक्टर से विजिट करेगा, डॉक्टर से बार बार रिसर्च करेगा, ऑनलाइन बैठ करके इंटरनेट पे उसको सर्च करेगा उस बीमारी के बारे में, बार बार देखिएगा क्या 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 प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं आपका इलनेस एंजाइटी। इसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा इस प्रकार की एक्सेसिव चिंता होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का हो जाता है कि वो छोटे मोटे जो रिस्क होते हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करता है। लोगों से नहीं मिलेगा, उसको लगेगा कि हम लोगों से बातचीत करेंगे या इंटरेक्ट करने का हो सकता है कि कोई डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगी, लोगों से उससे हो जाएगी या लोगों से उसमें आ जाएगी। तो ये डर लगता है, लोगों से भी बातचीत नहीं करना, इंटरेक्ट ना करना, पब्लिक स्पेस में ना जाना, कांटेक्ट ना करना लोगों से, जस्ट फियर की हो सकता है कोई डिजीज़ स्प्रेड ना हो जाए मेरी वजह से या और किसी वजह से मुझे ना हो जाए। तो ये जो जिसको बोलते हैं फियर ऑफ कंटीजियन, कि कोई डिजीज़ स्प्रेड ना हो जाए मेरी वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से मुझ में। तो ये जो फियर होता है वो आता है आपका इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, या इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्लियर? यस। नेक्स्ट है आपका पीटीएसडी। क्या होता है पीटीएसडी? अब देखो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं वो लोग। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर उन्होंने ऐसी डिजीज़ के केवल इसके फुल फॉर्म पूछे हुए हैं। अब तो शायद फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा जो है पैटर्न चेंज हो गया है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ गया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग, फुल फॉर्म नहीं पूछते हैं। तो हो सकता है डिटेल में पूछ लें। तो पीटीएसडी क्या है? एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि डेवलप होती है कब? जब कोई व्यक्ति जो है किसी प्रकार का कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट फेस करता है। ओके, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, किया होता है पहले, या इस प्रकार का जो है वो देख रहा होता है, विटनेस कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है किसी प्रकार का भी आपका ट्रॉमेटिक इवेंट, तो व्यक्ति के अंदर जो है पीटीएसडी डेवलप हो जाता है लंबे समय तक। अगर वो ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल कई प्रकार के इवेंट होते हैं जीवन में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना है ना, तो किसी व्यक्ति के अगर कारण एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें पीटीएसडी वो डेवलप हो सकता है लंबे समय तक, फिर वो सोचता रहेगा उसी चीज़ को लेकर के कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है या इस प्रकार का। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कॉम्बैट एक्सपोजर, जो आर्मी में होते हैं, अगर उन्होंने किसी प्रकार का कोई बार कहीं युद्ध लड़ा हुआ है, कुछ लंबे समय तक युद्ध में रहे हैं, तो जब वो रिटायर्ड होके आएंगे तो फिर उनके अंदर उसको लेकर के पीटीएसडी डेवलप होता है। जैसे कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन, तो वहाँ पर फायरिंग कोई करेगा या कुछ प्रकार से, तो उनको अचानक से अगर आवाज़ सुनते ही उनको लगेगा कि वो तुरंत उसका फ्लैशबैक जाएगा पीछे, वो जो इवेंट। हाँ जी बोलिए। सर अगर न्यूज़ में भी उसके रिलेटेड कुछ आएगा तो उसमें भी स्ट्रेस आता है। हाँ बिल्कुल, कोई इवेंट कुछ भी हो सकता है न्यूज़ में या टीवी में, तो ऐसे लोग जनरली अवॉइड करते हैं उस प्रकार की न्यूज़ को सुनना या उस प्रकार की न्यूज़ को देखना या ऐसे लोगों से बात करना जो उस प्रकार की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है इवेंट अगर दिमाग में आता है तो फिर ऑटोमेटिक जो पीटीएसडी का केस बनता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। ओके, या फिर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस है तो भी वो भी आपका पीटीएसडी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कहीं पर कोई आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे बाढ़ है या साइक्लोन है, तो लोग जो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, उससे, तो अगर वो फ्यूचर में कहीं और कहीं जाकर रहने लगते हैं और कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर वो न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई बाढ़ आ गया, यहाँ पर साइक्लोन आ गया, तो फिर वो जो है ऑटोमेटिक वो ट्रिगर कर जाता है उन सभी व्यक्ति में, क्योंकि वो घटना इवेंट पहले उनकी लाइफ में हो चुकी है। तो फ्यूचर में अगर दोबारा से उसको वो देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो जो है वो आपका पीटीएसडी में आएगा। जैसे टेरर अटैक है, जो लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं तो उनके जो है वो ट्रिगर करता है उनको, अगर फर्दर फ्यूचर में अगर देख पाते हैं इस प्रकार की, तो कोई भी ऐसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आपकी पीटीएसडी के केस में आती है। क्लियर? यस सर। तो फिर क्या करते हैं लोग, उस सभी सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि जो ट्रॉमा ना आए उनको, जैसे लोगों से ना मिलना है ऐसे लोगों से जिसकी वजह से उनको बार बार सोचना पड़ रहा है, या फिर कोई प्लेस है तो उस प्लेस को दोबारा विजिट न करना, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ की वजह से बार बार उनको सोचना पड़ रहा है या बोझ दिमाग में आ रहा है, तो उसको वैसे थॉट्स, ऐसे विचार, ऐसी फीलिंग को अवॉइड करते हैं। इसके लिए कई प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे एक्सपोजर थेरेपी है, ठीक है, सीबीटी है,
और कई प्रकार के हो सकते हैं जिसके माध्यम से PTSD को क्राइसिस इंटरवेंशन। हाँ, क्राइसिस इंटरवेंशन वो भी यूजफुल होता है, और भी हो सकते हैं इस प्रकार के। अब हम देखेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन and also in the adolescent. डेवलपमेंट डिसऑर्डर, क्या होता है डेवलपमेंट डिसऑर्डर? डेवलपमेंट डिसऑर्डर जनरली, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे कि फिजिकल या फिर किसी प्रकार से डिले होना या इम्पेयरमेंट इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। एरिया ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से ना हो पाना, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट सही से ना हो पाना, इमोशनल डेवलपमेंट या लैंग्वेज को लेकर के, तो उसमें किसी प्रकार का डिले होता है। अगर वो आप बच्चों में देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल हम लोग आगे फर्दर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिले होना या इम्पेयरमेंट कमी होना वो हमारे कहलाता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। Okay, so if any kind of delay or impairment in the area of development, like in physical or language or cognitive or emotional or moral, that come under the category of developmental disorder. दूसरा आपका मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या है? इसका एक एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन, या दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि वो बोल सकते हैं बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, या व्यक्ति की जो या मेंटल एबिलिटी कम होती है चीज़ों को परफॉर्म करने में, या जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमको नेसेसरी स्किल्स चाहिए होती है डेली लाइफ के लिए, वो कम होती है, या बिलो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल होता है, मेंटल एबिलिटी कम होती है, लैक ऑफ स्किल्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्लियर है? लो आईक्यू भी होता है क्या? हाँ, लो आईक्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो इंटेलिजेंस बिलो एवरेज है। क्लियर? यस सर। अब इसके कारण कई कारण होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स दैट कैन बी अराइज इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, या कोई इलनेस हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, और कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जिससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ये कुछ केसेस होते हैं। पहला इसमें आपका ESD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या होता है बताइए। सर ऑटिज्म में उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं रहता है, किसी से बात नहीं कर सकते। कॉग्निटिव स्किल्स जो है सर, थिंक सोचने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सॉरी। गिव मी 1 मिनट, मैं अभी आया वापस।
तो इसको बोलते हैं न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो जन्म से लेके, स्पेशली अगर बात करें बच्चों में, तो जन्म से लेके 3 साल तक इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। और जिसको बोल सकते हैं कि जिन बच्चों को ASD है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आई कांटेक्ट नहीं करते। आई कांटेक्ट नहीं करते और सर स्माइल, मतलब किसी के साथ स्माइल नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं अपने नाम पे, और माँ के द्वारा अपनी ज़रूरतों के लिए बोला जाता है, मतलब पॉइंट करते हैं नीड्स को, और अकेले रहना और अकेले खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपके बोल सकते हैं क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है कि ऐसे बच्चे जिनको ASD है तो वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, दूसरों से कम बात करेंगे, या एक ही प्रकार का उनका एक्सप्रेशन रहता है, और बहुत ज़्यादा स्माइल ना करना, एक दूसरे से बात करने समय आई कांटेक्ट न करना, सही से रिस्पॉन्ड न करना, अकेले रहना पसंद करना, अकेले में खेलना, ये सभी के सभी सिम्टम्स होते हैं न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के, जिसको बोलते हैं ASD। ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों को जिनको ASD होता है, वो सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दूसरा होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जो बच्चों के अंदर जो एकेडमिक स्किल्स होती हैं ना, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं सही तरीके से, पूर्ण रूप से डेवलप नहीं पाती। इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स, लाइक जैसे कि मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। राइटिंग डिसेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? लेखन। सर नहीं पढ़ा, सर नहीं पढ़ सकते। एक एक करके। सर राइटिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब राइटिंग हो गया था, मैथमेटिकल हो गया था, ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ओके, तो रीडिंग डिसऑर्डर हो गया। और बेसिकली जो रिटन एक्सप्रेशन है उनको सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होती है, तो इसको बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। या आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती पूर्ण रूप से, इनएडिक्वेट डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड SLD। ओके। उस बच्चे को क्या था, जो मूवी थी ना तारे, कौन सी मूवी थी, तारे ज़मीन पर, तो जो लड़का था उसको इसमें कौन सी, उसको क्या था, कौन सा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर था? उसको डिस्लेक्सिया था सर, नहीं पढ़ पा रहा था। डिसलेक्सिया था, और ईशान को हाँ, ईशान को डिसकैलकुलिया भी था सर, क्योंकि मैथमेटिक इक्वेशन भी उसको नहीं आ रहे थे। तो मल्टीपल हो सकते हैं। नंबर्स को जो है आगे पीछे कर रहा था, है ना, मैथमेटिकल लेवल डिसेबिलिटी थी उसके और अंदर। लेटर्स भी उल्टा लिखता था सर। हाँ, इसी में नंबर्स जैसे 6 को 9 लिखना, इस प्रकार से यहाँ पर मैथमेटिकल डिसेबिलिटी में आ जाएगा कि उसको समझ में नहीं आता, नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं, किसी को कुछ लिख रहा है, किसी को कुछ, तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है ADHD। इसको देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चारों यहाँ से समझ में आएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि अटेंशन पे नहीं कर पाना, डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन, डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर। हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सर हाइपर एक्टिविटी मतलब ये होता है ना सर, जो मतलब एक्टिविटी मतलब करना, जैसे सीधे खड़े ना रहना, अच्छे से प्ले ना करना, ऑलवेज ऑन दी गो, मतलब हिलते रहना, चलते रहना, टॉकिंग एक्सपेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बात करना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हाइपर एक्टिविटी। मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं इन हाइपर स्टेज एक्सेसिव वर्क, दैट कुड बी लाइक आप बहुत ज़्यादा बात करोगे,
या कोई भी काम करोगे तो बड़ी एक्सेसिबली काम करोगे, ठीक है। ऑलवेज ऑन द गो मोड, दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी। यू कैन से एनेबिलिटी टू स्टे सीटेड, अपने आप को रोक ना पाना, दैट इज द केस ऑफ हाइपर एक्टिविटी। एक है आपका इन अटेंशन, ये भी आपके सब सिम्टम्स है। एक आपका ये हो गया। इन अटेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब कोई काम कर रहे हैं ऐसा कुछ जिसमें हम अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, अटेंशन ना दे पाना चीज़ों में, जैसे कि छोटी मोटी गलतियां करते रहना, केयरलेस मिस्टेक्स करना, ध्यान से सुनना नहीं, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा न करना, छोड़ देना, नॉट एबल टू फिनिश द टास्क, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन दी ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। जो भी टास्क है उनको अवॉइड करते हैं या करते हैं गलत कर देते हैं, ओके, बिकॉज उसके लिए अटेंशन चाहिए लंबे समय तक। जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, ओके। ये सभी आपके सिम्टम्स होते हैं इन अटेंशन का। इम्पल्सिविटी, ये भी आपका ADHD के अंदर आएगा। इम्पल्सिव नेचर बोलते हैं ना, कुछ बच्चों का इम्पल्सिव नेचर होता है कि उनको जो है क्या बोलेंगे, डिफ़िकल्टी इन वेटिंग, अपने टर्न को वेट करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। जैसे क्लास के अंदर किसी ने कुछ पूछा, टीचर ने कुछ पूछा, तो कोई भी एक बच्चा जिनको जो इम्पल्सिव नेचर का होगा वो आंसर देता है, भले आंसर ना दे पाए, गलत देगा, ठीक है, ब्लर्टिंग आंसर देगा, लेकिन वो खड़ा हो जाता है क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहता है, नहीं कर पाता है अपने टर्न का, इंटरप्ट करता है, बीच में इंटरप्ट करेगा दूसरों को, दैट इज़ इम्पल्सिविटी। तो ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं ADHD के, क्लियर है। इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, और इसका मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। दूसरा है ODD, इसको बोलते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल, ऐसे बच्चे जिनमें ODD होता है उनका नेचर अग्रेसिव होता है, वो आसानी से सुनती नहीं किसी की, लोगों को एनवाय करते हैं ज़्यादा, ओके। डिसओबीडियंट होते हैं, बाकी जो काइंड ऑफ ट्रबल क्रिएट करते हैं बाकी लोगों को, या जो अथॉरिटी फिगर होते हैं जो उनसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, तो नहीं सुनेंगे उनकी, उसको बोलते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। झूठ बोलना, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। डो नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, दैट कैन बी आल्सो द ODD पार्ट, ओके। और अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसको तो मानना नहीं है बिल्कुल, जस्ट रिफ्यूज़ टू कंप्लाई अदर पीपल, जो भी रिक्वेस्ट, किसी ने कुछ बोला, कुछ रिक्वेस्ट किया तो उसको नहीं मानना है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ODD, क्लियर है। तो ये तो हो गए हमारे, अभी फर्दर है, नेक्स्ट है सेकंड, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। अब जब आप दोनों पढ़ लोगे ना, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी ऐसी मेंटल इलनेस या बीमारी हम सब में है। यू विल रियलाइज लेटर कि जैसे ही इतने सारे सिम्टम्स बताते जाएंगे आप लोगों को, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे में शायद हो सकती है या है ऐसा। सेकंड है आपका सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। पहला डिप्रेशन, डिप्रेशन तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई भी इलनेस लंबे समय तक रहती है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ड्यूरेशन, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उस केस को हम बोलते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का केस।
अब डिप्रेशन तो व्यक्तियों को हो सकता है, कुछ समय के लिए रहेगा तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक रहेगा तो डिप्रेशन आपका सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है। अब डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा अगर इस प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वह डिप्रेशन का केस इस केस में आएगा, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में। डिप्रेस मूड होना, नेगेटिव विचार आना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होना, सुसाइडल थॉट्स आना। ठीक है। लैक ऑफ एन्जॉयमेंट, चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना, एनर्जी जो है बहुत, ऐसा लगता है कि एनर्जी बची ख़त्म हो गई, रिड्यूस एनर्जी, स्लोनेस, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। नींद भी कम आती है, भूख भी कम लगती है, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बना पाते हैं, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये सब सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं। नेक्स्ट इसमें है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप और किसी नाम से देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मैनिक डिप्रेशन। ठीक है। तो अगर ये आ जाए तो ये अभी यही नाम लिखा होगा, ये तो पहले लिखते थे बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये भी हमारी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। दैट इज़ वी कैन एक्सप्लेन बाय द एक्सट्रीम मूड स्विंग। ठीक है। दो प्रकार के मूड स्विंग हो सकते हैं, एक तो आपका इसको बोलते हैं मैनिक एपिसोड, दूसरा होता है डिप्रेसिव एपिसोड। मैनिक एपिसोड में क्या होगा, हाई एनर्जी रहती है, नींद कम आती है, बहुत ज़्यादा बात करना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना। जैसे शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर शॉपिंग कर ही लिए 10-15 हज़ार रुपये का, ध्यान नहीं दे रहे कि क्या गलती, क्या लेना है, क्या लेना है, बस जो काम कर रहे हैं करते जा रहे हैं, उस पर बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही रिस्की जो है डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। दैट इज़ कॉल्ड मैनिक एपिसोड। दूसरा है डिप्रेसिव एपिसोड। इसका आप बताइए क्या होगा। डिप्रेसिंग में सर जो मैनिक है सर उससे कम होता है, मतलब मैनिक से कम होता है। ठीक है। तो क्या सिम्टम्स होंगे। सर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना। मैनिया में बहुत हाँ, ज़्यादा बात हाँ। करते हैं। डिप्रेशन में उनको फेटिग, सैडनेस रहता है हाँ और मेमोरी लॉस हो जाता है, न्यूट्रिशन नहीं लेते, अच्छे से खाते नहीं है। बिल्कुल, एग्जॉस्ट फील करते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है और सोशल विड्रॉ कर लेते हैं, या कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, नींद आता है, या लेजीनेस, थकावट, वर्थलेसनेस, इस प्रकार की फीलिंग होती है। ठीक है। दैट इज, घर में बंद बंद होके रह जाते हैं सर, हाँ। कहीं जाते ही नहीं। तो ये आपका जैसे मूड स्विंग करता ना, इस अवस्था से इस अवस्था में, जैसे ये आपका हो गया मैनिया, मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड। तो कभी व्यक्ति इसमें रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगे, किसी दिन बहुत ज़्यादा, किसी दिन एकदम एकदम डिप्रेस नज़र आएंगे। आप बात करोगे तो सही से बात भी नहीं करेंगे, और अचानक से 2 घंटे बाद बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो यू रियलाइज़ कि इनको क्या हो गया अचानक से। दैट इज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, क्लियर है। बोलिए। यस सर। नेक्स्ट है आपका स्किज़ोफ्रेनिया। सर इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा सर? किसका, स्किज़ोफ्रेनिया का? हाँ सर। देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुको, बताता हूँ। इसको हिंदी में कभी देखा नहीं मैंने, मतलब पढ़ा नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं सर इसको। कुछ तो होता हाँ हो। सर, वो डिसऑर्डर है ना, एक नाम है वो। हाँ, फिर भी इसको हिंदी में नाम भी तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ। नहीं होता है, नहीं है हिंदी का, ये भी यही नाम है, हिंदी में नहीं इसका हाँ नाम। सर यही नाम है। ठीक है।
ऐसा ही है, कुछ इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं। अब जैसे योगा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, योगा को योगा बोलेंगे। तो कुछ वर्ड्स जो हैं जो जैसे हैं वैसे ही हमको याद करने पड़ते हैं। अच्छा, योगा को तो व्यायाम बोलते हैं। हाँ, व्यायाम व्यायाम नहीं बोलते हैं, व्यायाम तो एक्सरसाइज होती है। व्यायाम जो है इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, व्यायाम को। योगा को क्या बोलेंगे बताओ? घी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? घी को घी नहीं, घी ही बोल सकते हैं, बटर नहीं बोल सकते, बटर अलग होता है। तो जो हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनका इंग्लिश नहीं होता है, और इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनका हिंदी नहीं होता है। घी का इंग्लिश सुना है आपने? नहीं सुना होगा। योगा का इंग्लिश नहीं होता। एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना। तो जो भाषा में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनका इंग्लिश नहीं निकलता है, और भाषाओं का हिंदी नहीं होता है। जी बताइए इसका क्या मतलब है, सिजोफ्रेनिया? सर हाल्यूसिनेशन होता है। हाइल्यूसिनेशन करते हैं सर, इसमें हम लोग डिल्यूजन होता है, इंटरफेरेंस इन थॉट होता है। हाइल्यूसिनेशन मतलब ऐसा कि मतलब कुछ जो है नहीं, एक्सटर्नल लिंक से हमको कुछ मतलब दिखता है कि कुछ है, हाइल्यूसिनेट कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली सिजोफ्रेनिया आपका एक क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि व्यक्ति की जो बोल सकते हैं कि एक मिनट, मेंटल डिसऑर्डर, व्यक्ति जो रियलिटी से जो है टच खो देता है। इसमें कई प्रकार का आपका इसके सिम्टम्स होते हैं। कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या हो सकता है? पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जो है उसमें एब नॉर्मल बिहेवियर या एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि एड ऑन हो जाते हैं, जो कि एब नॉर्मल बिहेवियर है, बिहेवियरल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसके जो सोचने की क्षमता होती है ना, मेंटल फंक्शनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होगी। कि अगर नेगेटिव या इस प्रकार के जो एबनॉर्मल एक्सपीरियंस अगर ऐड हो रहे हैं उसके विचारों में, थॉट्स में, उसके मेंटल फंक्शनिंग में, तो उससे क्या होगा कि उसके जो है विचार नेगेटिव या डिस्टॉर्टेड होंगे, ठीक है। जैसे डिल्यूजन है आपका, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये आपके पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है, क्योंकि इसमें एड ऑन हो रहा है हमारे मेंटल फंक्शन में कुछ समथिंग विच इज़ वेरी एबनॉर्मल, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ये आपका पॉजिटिव सिम्टम्स में आएगा। ओके, और भी होता है जिसको बोलते हैं कैटाटोनिक बिहेवियर, ये सभी हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं सिजोफ्रेनिया की। और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या आएगा? लैक ऑफ इमोशन एंड मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि ऐसे सिम्टम्स जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो लूज होने लगती है, मीन्स वी कैन से लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, और वी कैन से अनएबल टू फंक्शन नॉर्मली। जो हम काम कर रहे होते हैं, जो भी वर्क कर रहे होते हैं, उसमें रिडक्शन आता है। वी आर नॉट एबल टू लाइक परफॉर्म सो मैनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ, नॉर्मल लाइफ, या उस तरीके से हम सोच नहीं पाते हैं, उस तरीके से हमारे इमोशंस एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते हैं, दर्शा पाते हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट कम होता है, मोटिवेट नहीं फील कर रहे होते हैं। ये क्या है कि जो नॉन फंक्शनिंग है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं सही से। हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो एबिलिटी थी वो सही से हम उसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटी में जो है इंटरेस्ट ना होना, मोटिवेशन ना होना, इमोशनल एक्सप्रेशन सही से एक्सप्रेस ना कर पाना, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन ना करना, अवॉइड करना, ये क्या है? ये आपका नेगेटिव सिम्टम्स में आएगा, ठीक है। एक और होता है आपको कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या आएगा? ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारी थिंकिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अफेक्ट करते हैं, वो कॉग्निटिव सिम्टम्स में आएंगे। जैसे कि जो हम काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, जैसे कि प्लानिंग करना, सही से प्लानिंग नहीं कर पाना, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना चीज़ों को सही तरीके से, जो भी टास्क दिया रहता है उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाना, अटेंशन देने में इनअटेंटिव हो जाते हैं व्यक्ति, मतलब डिफ़िकल्टी होती है फोकस करने में,
अटेंशन मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता सही तरीके से। ठीक है, मेमोरी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो वर्किंग मेमोरी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब जो चीज़ें हमको पता होती हैं अचानक से भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम डेली यूज़ कर रहे हैं फिर भी अचानक से सडन जो हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। तो ये चीज़ों को भूलना है ना, उनको यूज़ नहीं कर पाना डेली लाइफ में, वो हमारा ये आएगा कॉग्निटिव सिस्टम के अंदर, सिम्टम्स के अंदर। अब इसमें कई प्रकार के अगर हम फैक्टर देखें सिजोफ्रेनिया के तो कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ मतलब और कई रीजन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, प्रीनेटल एक्सपोजर और इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों में इस प्रकार के सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के केसेस बन जाते हैं। क्लियर है? तो हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि उसमें एक दो टर्म है जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि आपका डिल्यूजन है और हेलुसिनेशन है। क्या था डिल्यूजन? बताइए। एक फॉल्स बिलीफ, एक फॉल्स बिलीफ जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है। अगर उसको हम देखें दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी। तो ऐसे लोग जिनको डिल्यूजन होता है, ओके, उनका अपना खुद का जो है काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो कन्विंस करते हैं अपने आप को जो है, भले ही वो चीज़ें जो है गलत हो सही ना हो, लेकिन फॉल्स बिलीफ उनमें होता है तो वो उसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। डिल्यूजन कई प्रकार का हो सकता है, एक आपका होता है पैरानॉइड डिल्यूजन। पैरानॉइड का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि दूसरे उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर सकते हैं, या उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिली मेम्बर हैं या नेबर हैं, वो उनको हार्म पहुंचाना चाहते हैं या उनके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका आता है पैरानॉइड में। दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं आसपास सराउंडिंग में वो उनसे रिलेटेड है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है उनसे। ओके, ऐसा लगता है कि लोग उनसे बात कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट मैसेज वगैरह शेयर कर रहे हैं उनके साथ, टीवी में कुछ देखा जा रहा है, टीवी में कुछ सीरियल है, कुछ न्यूज़ आ रहा है, उनको लगता है वो उससे रिलेटेड है और वो इन्फॉर्मेशन टीवी वाले उनको शेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है जब व्यक्ति को लगता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उनसे रिलेटेड है आसपास, उसके सराउंडिंग में, उनके इन्वायरमेंट में। एक और होता है दैट इज कॉल्ड इज ग्रैंडियोज डिल्यूजन। जब व्यक्ति में उसको ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ही एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ है, ओके, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा फेम है, जबकि होता नहीं है, लेकिन एक फॉल्स बिलीफ है, एक झूठा विश्वास उसके पास है, तो इसको बोलते हैं ग्रैंडियोज डिल्यूजन। दैट पीपल बिलीव दैट दे हैव वेरी एक्सेप्शनल एबिलिटीज, स्किल्स, टैलेंट, वेल्थ, मनी, फेम, दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन आल्सो। तो पहला क्लियर है डिल्यूजन। यस सर। दूसरा है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? इसका मतलब होता है जो चीज़ हम देख पा रहे होते हैं, जो महसूस कर पा रहे होते हैं, वो एक्चुअली होती नहीं है। जैसे परसीविंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, ये आपका हेलुसिनेशन सेंसरी बेस्ड होता है। ओके, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन, हमको इस प्रकार के साउंड या वॉइस सुनाई देते हैं जो कि नहीं होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को लगता है, किसी को हेलुसिनेशन है तो उसको लगता है, उसको सुनाई देते हैं इस प्रकार की वॉइस, कॉमेंट्री सुनाई देती है,
और ऐसा लगता है उसको कोई कमांड दे रहा है या कोई कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जैसे किसी बच्चे को अगर हेलुसिनेशन है, वो क्लास के अंदर बैठा होगा, उसको लगेगा क्लास के बाहर से कोई उसका फ्रेंड बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है उसको, बाहर जाएगा तो कोई नहीं होगा वहाँ, तो ये बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। दूसरा होता है हाँ जी बोलिए। कभी भी नहीं बजता है मगर लगता है फोन बज रहा है ऐसे। हाँ, ये भी आपका हेलुसिनेशन में आता है। दीज आर द सेंसरी। तो जो हेलुसिनेशन होता है वो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। ये किसी किसी को भी हो सकता है, मतलब ये तो सभी लोग अनुभव करते होंगे। कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई बुला रहा है या कोई रूम के बाहर से या कुछ ऐसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आपका हेलुसिनेशन में आता है। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि हम वो सभी चीज़ें देख रहे होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, हमारे आसपास नहीं होती, लेकिन ऐसा अचानक से लगता है अच्छा ये ऐसा कुछ देख लिया आपने, फिर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहाँ कुछ नहीं है। दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन। सर विजुअल हेलुसिनेशन का एक बात बताना। विजुअल हेलुसिनेशन मतलब होता है कि जो चीज़ें आप देखते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब हेलुसिनेशन है, आपको लगता है ऐसा कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रूम में बैठे हैं, आप विंडो से बाहर देख रहे हैं और आपने ध्यान से नहीं देखा, ऐसे देखे अचानक से आपको लगा कुछ यहाँ है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे दोबारा से 1 सेकंड बाद तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, वो आपका विजुअल हेलुसिनेशन है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो भी ऐसे दिख जाती है अचानक से। नेक्स्ट होता है आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कि बॉडी के अंदर उसको कुछ स्क्रॉल कर रहा है ना। अगर व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसको लगेगा कि कुछ बॉडी के अंदर घूम रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, कोई इंसेक्ट्स है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ होगा नहीं। अगर वो चेक करेगा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है इधर हाथ पे पैर के आसपास, ठीक है, ये ऐसा फील होता है। दैट इज कॉल्ड टैक्टाइल हेलुसिनेशन। ऐसी फीलिंग्स सेंसेशन आती हैं स्किन से इनसाइड बॉडी, कि समथिंग इज मूविंग इनसाइड द बॉडी। कोई इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। दैट इज टैक्टाइल हेलुसिनेशन। किसी किसी को एक हेलुसिनेशन होता है। देखो ये सभी की सभी ना 5 सेंसेस के आधारित हैं, क्योंकि सेंसरी एक्सपीरियंस है ना। तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि उनको कोई किसी प्रकार का स्मेल आ रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए फ्रूट है या सब्जी है, कुछ भी है, सड़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और कोई व्यक्ति वहाँ बैठा होगा, उसको नहीं लगेगा। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो सूंघेगा, उसको लग रहा है कुछ यहाँ स्मेल आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, बट फिर भी उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दीज आर द बेस्ड ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस। तो पाँचों आपके पाँचों रूप में आप देख सकते हो, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल। टेस्ट का भी होता है कि जैसे किसी किसी व्यक्ति को ना बहुत बेटर टेस्ट लगेगा किसी चीज़ में, और कोई व्यक्ति उसको टेस्ट करेगा, उसको ठीक लग रहा होगा। दैट इज सुबह क्लास लेने में जो है यही दिक्कत है, जुकाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें कोमॉर्बिडिटी। क्या होता है कोमॉर्बिडिटी, बताइए। एक से ज़्यादा डिसऑर्डर साथ में होना। ओके, जैसे कोई व्यक्ति किसी को सिजोफ्रेनिया है तो बाकी के भी उसको साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। जैसे किसी को डिप्रेशन है, ठीक है, उसको PTSD भी हो सकता है, OCD भी हो सकता है, बाकी पैनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर होंगे तो उसको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। एक होता है आपका सीजो इफेक्टिव, इसकी जो इफेक्टिव डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर जो सिजोफ्रेनिया के डिसऑर्डर होते हैं ना, सिम्टम्स होते हैं, वो मल्टीपल सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि डिल्यूजन भी हो सकता है व्यक्ति को, हेलुसिनेशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा उसको, ठीक है, और बाकी भी डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में आ रहे हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स में। ये सभी प्रकार के मूड डिसऑर्डर भी इसमें पाए जाएंगे। तो व्यक्ति के अंदर ये मल्टीपल डिसऑर्डर होंगे, दैट इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिक इफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स में आएंगे सभी के सभी। क्लियर, बताइए।
नेक्स्ट है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज ओसीडी। क्या होता है ओसीडी? बोलिए। doing same thing multiple times, obsessive with some activity. ओके, जैसे कि बहुत सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं, बहुत सारी हैबिट है, रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, सभी लोग करते हैं, सही तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं, लेकिन जिसको ओसीडी है ना, तो उन्हीं चीज़ों को करने में उसको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ओवर ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सही तरीके से करने की कोशिश करेगा, बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगा चीज़ों को लेकर के, उसको बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी में अगर हम देखें तो दो फिनोमेना होते हैं, एक तो होता है आपका ऑब्सेशन, दूसरा होता है कंपल्सन। ऑब्सेशन का मतलब क्या है, कंपल्सन का मतलब क्या है, बताइए। सर ऑब्सेसिव मतलब किसी भी चीज जैसे लाइक वॉशिंग हैंड से वो ऑब्सेस्ड है कि मतलब मुझे बार बार, और मतलब उसके रिपीटेटिव बिहेवियर को कंपल्सरी बोलते हैं। दोनों मिक्स कर दिया आपने। ऑब्सेशन मतलब होता है कि जब किसी प्रकार का हमारे दिमाग में विचार या थॉट्स, ऐसे इमेज या विचार बनते हैं या थॉट्स बनते हैं, आइडिया आते हैं जो कि डिस्टर्बिंग है हमारे लिए, ओके, तो कुछ भी अनवांटेड इस प्रकार का विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको लेकर के आपको एंजाइटी होगी, है ना। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं, अब ये विचार आपको बार बार आ रहा है दिमाग के अंदर, तो फिर अब बार बार आएगा तो आपको लगेगा एंजाइटी होगी, फिर आप सोचेंगे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो फिर आता है आपका कंपल्सन। ओके, कंपल्सन का मतलब होता है कि रिपीटेड बिहेवियर जस्ट टू रिड्यूस दैट एंजाइटी जो कि आपको आ रही है, जैसे कि हाथ गंदे हैं, ये अगर बार बार आपके दिमाग में आएगा तो ये आपका ऑब्सेशन हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई विचार है, कोई थॉट्स है, कुछ भी है, कोई इमेज है, उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होगी, और उस एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए हम एक बिहेवियर को दर्शाएंगे, दैट इज़ कंपल्सन, कि रिपीटेड बिहेवियर जस्ट टू रिड्यूस दैट एंजाइटी, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सन दैट कैन क्रिएट जस्ट टू रिड्यूस दैट एंजाइटी, और एंजाइटी जो अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ द ऑब्सेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स और थॉट्स और एनी इमोशंस और एनीथिंग। ओके, एक टॉपिक और इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं इसको लेकर के। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, दैट मीन्स एक हम उसको देख सकते हैं कंटिन्यूम में, कोई सिंगल कट ऑफ नहीं होता है आपका हेल्थ का, ठीक है। हेल्थ को अगर हम देखेंगे तो एक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, इस तरीके से अगर इसको ग्राफ पे बनाएं, ये आपकी जो अवस्था आएगी यहाँ पर, दैट इज़ द फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिकनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आएगा थोड़ा सा बेटर हेल्थ, इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो दैट इज़ अ पॉजिटिव हेल्थ, और इस बॉर्डर से अगर नीचे जाएंगे बेस लाइन से, दैट इज़ कॉल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस। सिकनेस तो है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में। नेक्स्ट है माइल्ड सिकनेस, उसके नीचे सीवियर सिकनेस, और लास्ट में क्या होगा, डेथ होगा। ओके, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल्स जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है, फिजिकली फिट है, मेंटली सही है, इमोशनली बैलेंस्ड है, सोशली इंगेज्ड है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव हेल्थ, सभी रूप में सही है। नेक्स्ट है आपका बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ का मतलब क्या है कि उसकी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव्ड हो गई है, अगर हम पहले से देखें, व्हेन वी कंपेयर विद द प्रीवियस कंडीशंस, नाउ एज ऑफ नाउ पर्सन हैव अ गुड हेल्थ कंडीशंस, किसी प्रकार की इलनेस नहीं है, रिकवरी हो चुकी है। ओके, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, स्मोकिंग करता है, पहले कई साल तक स्मोकिंग किया, अब उसने स्मोकिंग छोड़ दी, तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि उसकी जो है लाइफ स्टाइल धीरे धीरे हैबिट सही हो रही है और ओवरऑल फंक्शनिंग बेहतर है, तो वो कहलाएगा बेटर हेल्थ, पहले से इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नाउ द पर्सन कैन
एक्सपीरियंसिंग इम्प्रूव्ड, लाइक लंग फंक्शन सही से कर रहे हैं, उसकी बाकी सभी चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो इम्प्रूविंग कंडीशन आपका बेटर हेल्थ। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। ये एक हमारा तरीका है, मतलब पहले वाला तरीका है ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट द हेल्थ, कि अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो व्यक्ति ठीक है, उसको हम हेल्दी कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। नीचे आपका अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सिकनेस तो है, लेकिन वो ऐसी सिकनेस है कि जो कि ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही किसी व्यक्ति की उसके डेली लाइफ की फंक्शनिंग में। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रीबायोटिक हो सकता है लेकिन पता नहीं उसको, उसने टेस्ट नहीं कराया तो वो बस डेली लाइफ चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। द पर्सन इज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट प्रॉब्लम और इलनेस, दैट इज़ कॉल्ड अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर इंडिविजुअल्स को पता नहीं होता है उस कोई प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि उसको डायग्नोसिस नहीं किया गया, उसके सिम्टम्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ है, दैट इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड। दूसरा है आपका माइल्ड सिकनेस, कि माइनर इलनेस है, माइनर सिम्टम्स नज़र आते हैं लेकिन वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है व्यक्ति की लाइफ को। ओके, जैसे बहुत सारी बीमारी होती है, इलनेस होती है, व्यक्ति को पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर भी चल रहा है तो चलने दो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा। नेक्स्ट है सीवियर कंडीशन, जहाँ पर सीरियस इलनेस होगी, कंडीशन बहुत ही भयावह हो सकती है, जो कि उसके लाइफ को, हेल्दी लाइफ को या लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट करती है। ओके, जैसे कि हार्ट अटैक है ना, कैंसर है, ये सभी सीवियर के सिकनेस के अंदर आएंगे। लास्ट डेथ है, तो ये तो फाइनल स्टेज है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पता रहना चाहिए कि लास्ट में हमेशा नीचे डेथ होगा, ऊपर बेटर हेल्थ कंडीशन होगी, और इस प्रकार से ये बनेगा आपका। क्लियर है? बोलिए। यस, क्लियर सर। ठीक है, तो आगे हम लोग इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरा मन था कंटिन्यू करने के लिए, अभी थोड़ा तो जुकाम हो गया मुझे, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू, बट कुछ टॉपिक रह गए हैं तो वो हम लोग इवनिंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओके, इसको पढ़ लेना, और बाकी साथ साथ आप लोग ये जो यूनिट हम लोग डिस्कस नहीं किए, यूनिट 3 यूनिट 4 पढ़ के जाना है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने छोड़े इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आप लोग पढ़ पाएंगे, ज़्यादा उसमें बहुत कुछ नहीं है, छोटा सा यूनिट है 3 और 4, तो ईजिली कवर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, केस वर्क रिकॉर्डिंग, ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग और मॉडल वगैरह हैं जो सोशल एक्शन के, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, वो पढ़ना वो एग्ज़ाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास टाइम रहेगा तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे उसको।